Hello aspirant, welcome to the digital platform of Delhi IAS Academy. We hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत तेज़ी के साथ चल रही होगी और इस प्रिपरेशन को और तेज़ करने के लिए हम 30 कदम करके एक प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं उसको लेकर के मैं रोहित कुमार गुप्ता आपके इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को लेकर के आपके प्रिपरेशंस को और तेज़ करने के लिए हम साथ में मिल करके इसकी तैयारी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये जो आप 30 कदम जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम लास्ट 30 डेज़ जो आपके बचे हुए हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पहले, उसमें हम हर दिन एक टॉपिक लेकर के आएंगे और उस टॉपिक में 30 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस लेवल के पीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। आइए देखते हैं आज हमारा जो 30 जो आगे पूरे महीने में जो 30 टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं वो सोलर सिस्टम से लेकर के आपके जितने भी ज्योग्राफी के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम लास्ट टॉपिक मिसलेनियस कुछ ऐसे टॉपिक्स जो और भी किसी मतलब ऐसे जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सारी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो जैसे पहला है सोलर सिस्टम। आज जो फर्स्ट टॉपिक है आपका सोलर सिस्टम, सौरमंडल। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप पाएंगे कि लास्ट 3 to 5 ईयर्स में इन जनरल यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, उससे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे इसमें तो आप पाएंगे कि जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशंस आपको आगे या उसके बारे में और डिटेल जो जानकारी जो और कुछ अन्य जानकारियाँ उसमें महत्वपूर्ण होती हैं वो आगे के क्वेश्चंस में भी दिखेंगे आपको। तो आप पूरे क्वेश्चंस तक बने रहेंगे तो आपको एक कंप्लीट सौरमंडल से संबंधित या जो सोलर सिस्टम से है वो सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं और सबसे जो पहला प्लैनेट या सबसे जो नज़दीक जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, सूर्य से, तो वो हो जा रहा है आपका मरकरी, बुध। पर ये नियरेस्ट प्लैनेट होने के बावजूद अगर हम सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो ये गर्म ग्रह नहीं होता है। गर्म ग्रह अगर हम देखें कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो हो जा रहा है आपका वीनस, जो कि मरकरी के बाद मतलब कि बुध ग्रह के बाद स्थित है, जिसे हम हिंदी में शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि आपको प्रश्नों को ध्यान में देना पड़ेगा, साथ ही साथ ये ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि किस जो प्रश्न जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम किस तार्किक तरीके से, किस लॉजिकल वे पे हम इसको याद रख सकें और समझ सकें। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, मतलब तारे का रंग उसके अस्तित्व का किस चीज के बारे में, किस भौतिक अवस्थिति के बारे में संकेत देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने तो उसको आप पढ़ें अगर और उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप कुछ अगर समय चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप पहले प्रश्न को दोबारा पढ़िए, उसके ऑप्शंस को अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, और उसके आधार पर आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो देखिए प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि तारे का जो रंग है उसके अस्तित्व का संकेत, मतलब किस चीज के बारे में मतलब जो तारों का जो रंग होता है वो कुछ ऐसे तारे हो सकते हैं जो वैसे इन जनरल जो आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से जब आप देख रहे हैं जो तारों का जो रंग है वो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफेदी रंग का तारा है हो रहा है, उसके अलग अलग समय पे उसका अलग अलग रंग दिख सकता है। अलग अलग रंग जैसे मतलब कुछ समय के लिए वो हल्का पीला दिखाई दे सकता है, ठीक है, कुछ तारे नीले दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से तारों का अलग अलग रंग होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज को दर्शा रहा है, तो पहला बता रहा है कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर तारों का रंग अलग अलग हो सकता है। क्या कि सूर्य से दूरी या तापमान किसका, तो तारों का तापमान, तो तारे के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं जिसके द्वारा उसमें जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो वो अगर उनके तापमान को दर्शा रहा है तो तापमान हो सकता है। और चौथा हो जा रहा है चमक।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका तारों का रंग है वो उसके तापमान के बारे में जानकारी देता है कि कौन सा तारा कितना अधिक उसमें ऊष्मा ऊर्जा है, कितना उसमें अधिक तापमान है। ठीक है, तो तारों का रंग इस प्रकार से दर्शाता है, बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है द एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है निम्नलिखित में से किसके बीच पाया जाता है। तो जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके बीच में कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये किन के बीच पाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अर्थ और एंड मार्स, पृथ्वी और मंगल के बीच में। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको जुपिटर एंड सैटर्न, बृहस्पति और शनि के बीच। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। और चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है आपको सैटर्न एंड यूरेनस, शनि और यूरेनस। ठीक है, यूरेनस को हम जनरली अरुण नाम से भी जानते हैं, हिंदी में हम यूरेनस को अरुण बोलते हैं। और जो आखिरी ग्रह है हमारा नेपच्यून, उसको वरुण के नाम से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, और इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप अभी तक जैसे जो हम प्रश्न चर्चा कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, कि आपको चीज़ों की जानकारी अगर है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, और नहीं है तो उसके बारे में आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और चीज़ों को इस प्रकार से याद ही रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें किसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है आपका, तो ये आपके मंगल और बृहस्पति, तो आप पाएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट क्या है आपका, क्षुद्र ग्रह की अवस्थिति है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर हम एक बार ग्रहों की क्रम देख लें, तो पहला ग्रह हो जाता है आपका मरकरी, बुध ग्रह, विनस, शुक्र, फिर अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। ठीक है, इस प्रकार से आपके 8 ग्रह हो जा रहे हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है, पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। तो अब ये सारे जो आपके ग्रह हैं इनके कुछ उपग्रह होते हैं, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको ऑप्शंस में दिख रहा है गैनीमेड, देन दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको टाइटन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको यूरोपा, और चौथा दिख रहा है आपको ट्राइटन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 4 आपको जो दिख रहे हैं, इसमें अगर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो इसका सही उत्तर हो जा रहा है आपका गैनीमेड। ठीक है, ये गैनीमेड जो है आपके सबसे बड़े ग्रह, जिसका नाम है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जा रहा है हमारा, तो जुपिटर। उस जुपिटर का में ही, मतलब जुपिटर ग्रह का ही जो उपग्रह है, इसको हम गैनीमेड नाम दिए हुए हैं साइंटिस्टों के द्वारा। और ये गैनीमेड उपग्रह जो होते हैं, उसमें जो सैटेलाइट है, उसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी हो जा रही है आपकी, मतलब आकार के आधार पर वो हो जा रही है आपकी गैनीमेड। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जो पहले जो 2 ग्रह हैं, मरकरी और विनस, बुध और शुक्र, इनका एक भी उपग्रह नहीं है। फिर तीसरा जो ग्रह आता है वो हो जाता है आपका सौरमंडल का तीसरे क्रम का, वो हो जा रहा है आपकी पृथ्वी, अर्थ। और अर्थ का एक उपग्रह है जिसको आप किस नाम से जानते हैं, मून के नाम से, चंद्रमा के नाम से। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो गैनीमेड है, ये किसका उपग्रह हो जा रहा है आपका, जुपिटर का, और ये अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, तो सूची 1 कुछ देवता के नाम दिया गया है, और किसी जो उपग्रह है सामने आपको दिख रहा है, और उन उपग्रहों को उस संज्ञा दी गई है देवताओं के नाम के आधार पर। तो पहला नाम दिख रहा है आपको कृषि के देवता, तो कृषि के देवता किस ग्रह को बोला जाता है, मृत्यु के देवता किस ग्रह को, या किस ग्रह का नाम या किस ग्रह की संज्ञा दी गई है, स्वर्ग के देवता, और चौथा हो जा रहा है आपका समुद्र के देवता। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो मैच द फॉलोइंग बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इसमें आपको अगर किसी एक ग्रह के बारे में भी अगर पता है कि अगर हम जो आपका जैसे हो जा रहा है आपका, मान लीजिए प्लूटो, जो कि अभी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन ठीक है, इसको भी किसी नाम से जाना जा रहा है, तो किसी एक
को की जानकारी भी अगर होती है तो इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न हैं या फिर जो मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न हैं वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला जो दिख रहा है आपको, कृषि के देवता, कि कृषि के देवता किसको माना जाता है या किसको बोला जाता है, वो हो जा रहा है आपका शनि ग्रह को, सैटर्न को। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जा रहा है, मृत्यु के देवता, जो मृत्यु का देवता है वो किस ग्रह को बोला जाता है, तो वो हो जा रहा है आपका प्लूटो। ठीक, तीसरा दिख रहा है स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता हो जा रहा है आपका अरुण, यूरेनस, और आखिरी हो जा रहा है जो समुद्र का देवता, वो कौन सा हो जा रहा है आपका नेपच्यून, डेट इज वरुण। ठीक है, तो अभी अगर अपना अंतिम ग्रह बोला जाए हमारे सौर मंडल का, तो वो हो जा रहा है आपका नेपच्यून, जिसे हिंदी में हम वरुण के नाम से जानते हैं, और इसे क्या नाम, किस देवता के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र के देवता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ी तेजी के साथ बढ़ेंगे आगे, ताकि और जितनी जल्दी हो सके प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है और उत्तर देना है। ये तीनों जो प्रक्रिया है, पढ़ने, समझने और उत्तर देने की, ये बहुत तेजी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमको जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या प्रीलिम्स का या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में आते हैं, जो बोल रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस अब बेसिकली हमारे जो सौरमंडल में है 8 ग्रह हैं, तो उसमें से 4 को, क्योंकि हम CGPSC जो है वो 4 ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी 4 ग्रह के नाम दे सकता है, जिनमें से एक जो रहेगा उत्तर, वो सही उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, तो यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ लिए हैं। इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो सबसे जो चमकीला आपका ग्रह है वो कौन सा हो जा रहा है आपका विनस, दैट इज शुक्र। चलिए आगे देखते हैं। विनस के बारे में एक पहला प्रश्न भी हमने देखा था, है ना, कि सबसे जो गर्म ग्रह कौन सा हो जा रहा था आपका, वो भी शुक्र ग्रह था। और दूसरे जो इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो ये ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है। चमकीला किस प्रकार से, तो जैसे सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है ना, तो इनके जो ग्रह की जो हमारा शुक्र ग्रह है, विनस प्लैनेट जो है, उसकी जब सरफेस में जब लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसे हम अर्थ के सरफेस से जब हम देखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस कारण से एक ऐसा दिख रहा है आपको, ज़्यादा चमकीला दिख रहा है हमको। ठीक है, विनस। ठीक है, ये दूसरी जानकारी थी विनस के बारे में। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बोलता है टाइम टेकन बाय मून स्लाइड टू रीच द अर्थ सरफेस तक, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए जो चंद्रमा का प्रकाश है वो कितना समय ले रहा है। ठीक है, तो जैसे आप आगे हम देखते हैं कि जैसे सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है। ठीक है, और चंद्रमा क्योंकि काफ़ी नज़दीक है, तो जब उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा की खुद का प्रकाश नहीं होता, तो बेसिकली ये जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है चंद्रमा की सतह में पड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको क्या दिखा, कहाँ पर पहुँच रहा है, पृथ्वी तक। तो ये जो पृथ्वी तक जो रिफ्लेक्टेड वाली जो लाइट है वो पहुँचने में कितना समय ले रही है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको। पहला ऑप्शन बोलता है 58 सेकेंड, 58 सेकेंड लग रहा है क्या। दूसरा बोल रहा है कि 1.26 सेकेंड, 1.26 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन कहता है 1.58 सेकेंड, 1.58 सेकेंड। और चौथा ऑप्शन दिख रहा है 2.32 सेकेंड, दैट इज। ठीक है, तो अब यहाँ ये भी कैसा प्रश्न हो जा रहा है, तो ये भी वैज्ञानिकों के द्वारा जब चीज़ों का अध्ययन किया गया है, उनकी दूरी को लेकर के जो समय लग रहा है ना, और समय मतलब कि प्रकाश की हम बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश जिस गति के साथ चलता है, जिस वेग के साथ चलता है ना, तो वो इन दोनों को जब हम देखते हुए हमने क्या निकाला, जो समय हम जब निकाल रहे हैं, जब देख रहे हैं, तो वो पाया जा रहा है कि जो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वो समय जो लग रहा है वो हो जा रहा है आपका 1.26 सेकेंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है 8वां प्रश्न में यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, तो अब अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है, इसके अगर हम सेकेंड और फोर्थ प्लैनेट को देखें तो सेकेंड प्लैनेट हो जा रहा है विनस, शुक्र, और जो पृथ्वी के बाद वाला जो चौथे क्रम में जो फोर्थ नंबर पे जो आपका प्लैनेट हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका मार्स। ठीक है, तो अब ऑप्शंस, तो अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें जो मरकरी है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी जो यूरेनस है ना, बुध और अरुण, ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचेंगे 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमिनेशंस के थ्रू, मतलब आपके जो नॉलेज है उसके थ्रू आप कुछ ऑप्शंस को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं।
ठीक है, अपनी जानकारी के अनुसार। और फिर जो 2 बचे ऑप्शन हैं या 3 बच रहे हैं ऑप्शन, इस प्रकार से एलिमिनेट करते हुए आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें भी आपके पास अब 2 ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। शुक्र और मंगल ग्रह की बात कर रहा है, विनस और मार्स प्लैनेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जा रहा है ना, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है वो वापस से कौन सा हो जा रहा है आपका, वीनस। तो ये देखिए वीनस के बारे में ये तीसरी जानकारी हो जा रही है आपको, ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, क्वेश्चन नंबर 9। द अर्थ डिस्टेंस बिकम्स मिनिमम फ्रॉम द सन। पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है न्यूनतम कब हो जाती है? तो जिस प्रकार से पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो एक ऐसा समय आ रहा है, मतलब कि जो आपका कि एक ऐसा दिन आ रहा है जब सूर्य जो हो जा रहा है वो पृथ्वी के, या पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जा रही है। और एक ऐसा समय भी आता है परिक्रमण काल के दौरान कि जो पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से सबसे अधिक होती है। तो अभी जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी न्यूनतम कब होती है? सबसे, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन, किस डेट को होती है? आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 22 मार्च और ऑप्शन डी हो जा रहा है 21 सितंबर। तो यहाँ पर जो आपका ये भी एक फैक्चुअल है, और इसमें आप पाएंगे कि ये जो आपका सूर्य की से जो दूरी है पृथ्वी की, ये सबसे कम, मतलब पृथ्वी सबसे नज़दीक कब हो जा रही है आपकी, 3 जनवरी को। इसी प्रश्न में हम देख लेते हैं जो चौथा, जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको 4 जुलाई, ये वो समय हो जा रहा है जब पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो अधिकतम रहती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक और 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर सूर्य मतलब पृथ्वी सूर्य से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर्स द मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसको देखें कि सबसे अधिक मात्रा में, सबसे जो मात्रा में जो तत्व पाया जा रहा है वो कौन सा हो जा रहा है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जा रहा है। अभी हम पृथ्वी पर नहीं आए हैं, अगला जो हमारी अगली जो वीडियो होगी है ना, जो कल है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है पृथ्वी को लेकर के। तो हम पृथ्वी के संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अभी हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स को जानने की बात कर रहे हैं या यूनिवर्स से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो उसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जा रहा है पूरे ब्रह्मांड में, तो वो हो जा रहा है आपका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में बोलता है कि हाउ मच इज द मास ऑफ द मून व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो कुछ चीजें आप फिजिक्स भौतिक विषय में भी पढ़े हैं, भौतिकी में, कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो पृथ्वी में जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका कितनी मात्रा या कितना उसकी तुलना में चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता हुआ दिखाई देता है। तो ये ऐसे प्रश्न आपको वहां पर भी दिख सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम जैसे ये प्रश्न जो हो जा रहा है आपका द्रव्यमान को लेकर के, ये बिल्कुल साइंस का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ज्योग्राफी में ले लिया है क्योंकि ये यूनिवर्स के एक पार्ट को का पार्ट हो जा रहा है। तो ये प्रश्न का जैसे हो जा रहा है, तो इसमें क्या उत्तर आ जा रहा है कि 1/49, ठीक है, 1/81, 1/51 और 1/8, ठीक है। तो 1/49वां भाग, 1/81वां भाग, 1/91वां भाग या 1/8वां भाग, है ना। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में वो कितना हो जा रहा है, ऑप्शन बी 1/81, ठीक है, 1/81वां भाग, ठीक। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट रेट। और दूसरा जो कथन बोल रहा है, पहला कथन जैसे बोल रहा है पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर दर से नहीं घूमती, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो अर्थ है, द अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिहिलियन एंड स्लोवेस्ट एट एपीहिलियन। तो पृथ्वी पेरिहिलियन पर सबसे तेज और अपहेलियन पर सबसे धीमी गति से चलती है। तो पेरिहिलियन मतलब कि सबसे वो बिंदु या वो स्थान जब पृथ्वी जो है चंद्रमा के सबसे
नजदीक है, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं पेरिहिलियन, ठीक है। और अपहेलियन इसका जस्ट अपोजिट, कि अपहेलियन मतलब वह स्थान या वह बिंदु जहां पर जो पृथ्वी की जो गति है या पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। तो ये पेरिहिलियन और अपहेलियन कहलाता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है, ये दो कथन दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि उपयुक्त जो कथन है निम्नलिखित में से किस नियम के लिए सत्य है। तो ठीक है, तो सत्य मतलब कौन कौन से नियम ऐसे हैं, तो पहला दिख रहा है आपको केपलर का दूसरा नियम, बी ऑप्शन बोल रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, सी ऑप्शन बोल रहा है ओम का नियम, और डी ऑप्शन बोल रहा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों का सूर्य के साथ कुछ संबंध का अध्ययन किया गया है, कुछ रिलेशंस को स्टडी किया गया है, और ये जो स्टडी है वो केपलर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका पृथ्वी की कक्षा और उनका जो गति की बात कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो ये जो लॉ है, जो नियम है, वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, तो इट वाज केपलर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर का दूसरा नियम कहता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर धर से नहीं घूमती, कुछ जगहों पे वो तेज और कुछ जगहों पर धीमे गति के साथ वो घूमती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट 1, ये भी स्टेटमेंट है, कथन और कूट बना हुआ है, ठीक है। तो पहला कथन कहता है नेपच्यून ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है, द प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है, दूसरा कथन बोल रहा है नेपच्यून के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति इसके रंग के लिए जिम्मेदार है, द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, विच कलर, ब्लू कलर, ठीक है। तो ये आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें और किसके लिए बोला गया है, किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं अपन, किस ग्रह की बात कर रहे हैं, तो वो हो जा रहा है आपका नेपच्यून मतलब हो जा रहा है आपका अरुण, है ना, वरुण, ठीक है। तो वरुण के लिए बात किया जा रहा है। और तो अब देखते हैं कि अब ये जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके आधार पर जो आपके पास ऑप्शंस बन रहा है, वो ऑप्शंस क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और जो कथन दो है वो कथन एक की सही व्याख्या करता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ओके, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि दोनों सत्य हैं, पर जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की सही व्याख्या नहीं करता पा रहा है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बन रहा है कि पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। तो अब इनके आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन, जैसे आपने पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो आपका नेपच्यून ग्रह है वो नीले रंग का दिखाई दे रहा है, और नीले रंग का कारण क्या हो रहा है, मीथेन, ये ठीक है। प्रश्न आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसका उत्तर देखते हैं कि भाई कौन सा कथन सही बोल रहा है। तो अगर आपको पता रहे कि ये दोनों कथन सत्य हैं, है ना, तो दोनों कथन सत्य हैं, तो उसके लिए ये दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, पहली बात तो हमारे टारगेट में आ जाएंगे, और ये जो दो ऑप्शन है वो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सी में बोल दे रहा है कि कथन 2 असत्य है, और डी में क्या बोल रहा है, कथन 1 असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दोनों कथन क्या हो जा रहे हैं आपके, पहली बात तो सत्य हैं। तो जब सत्य हैं तो अब आपके पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, है ना, सी और डी एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि जो दूसरा कथन क्या कर रहा है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो बिल्कुल जो आपका जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून ग्रह है, वो बिल्कुल नीले रंग का दिखाई देता है, और नीले रंग दिखने का कारण क्या हो जा रहा है, आपका मीथेन गैस की मौजूदगी या उपस्थिति। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, कि ये जो आपका बिग बैंग का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। जो ये आपके एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जी लेमेत्री या जॉर्ज लेमेत्री, इनके द्वारा क्या किया गया था, ये जो बिग बैंग का सिद्धांत जो ये बोलता है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ जो आपका यूनिवर्स है, इसका जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया है, रशियन साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेत्री के, ठीक है। चलिए ये भी फैक्चुअल था। अगला है हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर इन अवर स्पेस, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ठीक। तो इसकी संख्या हो जा रही है आपकी, अब देखिए अध्ययन
किया जा रहा है और अध्ययन करते करते कुछ संख्या में वृद्धि भी होती होगी, वृद्धि भी होगी जब जब और अन्य आपके कुछ तारा ग्रहों का की जानकारी मिलेगी या हम उनकी खोज करते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा जब खोज की जाती है। वर्तमान समय में देखिए तो इसकी संख्या कितनी हो जा रही है 88। तो ऑप्शन बी 88 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, that is the number of constellation in our space. Next question is, consider the following statements. A person is in spacecraft situated at the mid of earth and sun will see that. तो एक व्यक्ति है ना, जो अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ है, जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य कहीं पर अगर मान लीजिए उसकी जो स्पेसक्राफ्ट है वो अभी पहुंची हुई है, लोकेटेड है, ठीक है। तो अब उसको क्या क्या चीजें अनुभव कर पाएगा, क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसके आधार पर ये प्रश्न बना हुआ है। तो ये बोलता है कि पहला कि उसको आकाश कैसा दिखेगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। स्काई विल अपीयर ब्लैक इन कलर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोलता है स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो अंतरिक्ष यान के बाहर का जो तापमान है वो पृथ्वी की सतह के तापमान से अधिक उसको महसूस होगा, ठीक है। तो अब ये तीन आपको कूट दिए हुए हैं, है ना, मतलब तीन स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ना। तो आकाश इन जनरल जब आप पृथ्वी की सतह में, मतलब पृथ्वी की सतह में बैठते हैं, अर्थ सरफेस में आप जब रहते हैं और तब जब आप आसमान को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। लेकिन जब हम स्पेसक्राफ्ट में रहते हैं तो कैसा दिखाई देता है आपको, आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। तो ये भी सही है, पहला मतलब पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, तो बिल्कुल, क्योंकि अब जो तारों से थोड़ी जो दूरी है और जो वायुमंडल का जो प्रभाव रहता है, वायुमंडल कहने का मतलब ये हो जाता है कि मिश्रित गैसों की मौजूदगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्स भी हैं, वो ट्विंकल तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे। और जो तापमान जो है आपका अंतरिक्ष यान के बाहर का जो तापमान है वो पृथ्वी की सतह के तापमान से अधिक रहेगा, क्योंकि अभी जो हम हैं वो पृथ्वी से हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य की तरफ, क्योंकि पहला दिया हुआ है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में स्थित अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति को क्या महसूस होगा, कैसा दिखेगा, कैसी सारी चीजें करेगा। तो तीसरा भी मुझे सही लग रहा है कि अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान जो है वो पृथ्वी की सतह के तापमान से अधिक होगा। तो प्रश्न बोल रहा है अब कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों कोड सही है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दी दैट ऑफ द अर्थ। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार से कितना गुना बड़ा है ना। तो ये भी अध्ययन करके कि जो पृथ्वी का जो व्यास है, और अगर हम देखें सूर्य का जो व्यास है या डायमीटर जो है, अगर उसकी जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो साइंटिस्ट फाउंड दैट कि ये कितना अधिक हो जा रहा है, 109 गुना, 109 टाइम्स। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा है कि ये कुछ टर्मिनोलॉजी दी जाती है तो उसको पूछने का प्रयास किया गया है प्रश्न में, अगर पूछता है ऐसा, है ना। तो अगर वन लाइन क्वेश्चंस अगर नहीं भी बनता है, मान लेते हैं अगर पीएससी में, है ना, आज की डेट में अगर हम अभी प्रश्न पत्रों को देखें, क्वेश्चन पेपर को, तो आप पाएंगे कि स्टेटमेंट वाइज, मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, लेकिन हर एक स्टेटमेंट को आपको जब जानकारी होगी तब आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर सिंगल लाइन क्वेश्चंस में अगर नहीं पूछता है तो वो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको इस तरीके से बोल सकता है। तो क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मेट्रोलॉजी, तो इसका नाम है बेसिकली मेट्रोलॉजी, मतलब कि रिलेटेड टू, जब हम मौसम के बारे में जब अध्ययन करते हैं जिसे हम मौसम विज्ञान बोलते हैं, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एरोलॉजी, वायु विज्ञान, ऑप्शन सी बोल रहा है सेलेनोलॉजी, और ऑप्शन डी बोल रहा है कॉस्मोलॉजी। पीएससी के पेपर को सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों को और भी हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो सभी पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन जैसे दिया हुआ रहता है, तो आप उसके हिंदी वाले पार्ट को भी एक बार रीड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हिंदी वाले जो शब्द हैं वो बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं और उसके आधार पर प्रश्न को
हल किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मौसम विज्ञान या वायु विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान इसका उत्तर नहीं होगा। तो ये जो सेलेनोलॉजी जो शब्द है, जो शायद आप नहीं सुने हो कभी, ठीक है, या नया टर्म आपके लिए लगे, तो भी इसका उत्तर आप दे पाएंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलेनोलॉजी। ठीक, सेलेनोलॉजी मतलब जब हम चंद्रमा का अगर जो अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्या 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 दिया हुआ देखिए, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, तो इस प्रश्न से काफी सारी जानकारी आपसे फिर से पूछना चाह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर है, इसके बारे में हमने बात किया, या आप जानते भी हैं इसको। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो इसके बारे में भी हमने कई बार अभी देख लिया है, 2-3 प्रश्न शुक्र ग्रह को लेकर के, वीनस को, तो ये भी सही था, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वीनस हो जा रहा है। और आखिरी बोल रहा है जो डी ऑप्शन है कि डी मतलब कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये मार्स को बोल रहा है, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह ठीक है, तीसरे चौथे क्रम का, या है ना, 4th नंबर का हमारा क्या हो जा रहा है, प्लैनेट हो जा रहा है सोलर सिस्टम में। ठीक, तो ये 4 चीजें दी हुई है जिसमें से 3 सही है और 1 गलत है, और वही चीज बोल रहा है कि कौन सा आपको ये 4 जो युग्म दिए हुए हैं उसमें कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको एक गलत है, और वो गलत कौन सा हो जाएगा, तो जो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह, वो कौन सा हो जा रहा है आपका, बेसिकली वो मंगल तो नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जा रहा है मंगल। अगर दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे दूरी वाला ग्रह मतलब 8वें क्रम का जो 8th नंबर का जो हमारा प्लैनेट है, डेट इज नेपच्यून, है ना, वरुण। तो वो सबसे धीमी गति के साथ, मतलब वो ज्यादा समय लेता है सूर्य की का एक चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जा रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 20, द न्यूक्लियर फ्यूल इन दी सन इज, सूर्य में जो परमाणु ईंधन है, कहने का मतलब है कि जिससे सूर्य, जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो उसमें दोनों ऊर्जा आपको दिख रही है, प्रकाश ऊर्जा, है ना, और ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो दोनों ऊर्जा का अगर स्रोत हम देखें, है ना, तो बेसिकली ये इसके लिए जो ईंधन है जिसके माध्यम से आपको जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत दिख रहा है, तो वो हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हमारे लिए सूर्य का के लिए जो परमाणु ईंधन के रूप में काम कर रहा है, कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। वापस से सौरमंडल के बारे में बात कर रहा है, क्या क्या चीजें सौरमंडल के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो अब आपको बताना है कि जो 4 कथन दिए हुए हैं उसमें कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है, पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, ओके, पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य में सौर मंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा है, ठीक। और ऑप्शन डी बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जा रहा है, क्वेश्चन जो सही दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, पृथ्वी जो है, जो हमारा ग्रह है, वो सौर मंडल में जितने भी आपके 8 ग्रह दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या हो जा रहा है, सघन है, ठीक है। डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जा रहा है, हमारा पृथ्वी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज ए असर्शन एंड अदर एज ए रीजन, ठीक है। तो पहला आपका अभिकथन दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है आपका उसका कारण, और इनके आधार पर आपको कुछ कूट दिए गए हुए हैं ए बी सी डी ऑप्शन के तहत। तो पहला अभिकथन जो अभिकथन है वो बोल रहा है कि जो मंगल ग्रह है ना, को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से कम समय लगता है। टू ऑर्बिट अराउंड सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन टाइम टेकन बाय द अर्थ। और रीजन क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी से कम है, ठीक। तो ये हो गया अभिकथन और कारण। और जो 4 कूट बन रहे हैं, पहला कूट बोल रहा है कि दोनों
अभिकथन और कारण सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन को का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, फिर अगला बोला कि ये दोनों सही तो हैं लेकिन जो आपका कारण है वो अभिकथन को सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं करता, इसका स्पष्टीकरण नहीं करता। फिर अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी कि पहला सही है, अभिकथन सही है और कारण गलत है, और ऑप्शन डी बोलता है कि अभिकथन गलत है लेकिन कारण जो बोल रहा है वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो क्या बोल रहा है कि पहला चीज तो बिल्कुल गलत बोल रहा है कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से कम समय लगता है, जो कि गलत है। मंगल ग्रह को जो है पृथ्वी से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी से कम है, तो ये बिल्कुल सही है। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से क्या हो जा रहा है, छोटा है। तो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जैसे पृथ्वी हो गया है ना, वो किस अगर हम उसको आकार के आधार पर देखें तो किस क्रम का पृथ्वी जो है वो किस क्रम का ग्रह हो जाता है, इसको आप कमेंट में आप बताएंगे हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर भी दो सूची दी गई हुई है और दोनों सूचियों को क्या करना है हमको, ठीक है, इसको मिलान करना है। ठीक है, मैचिंग करना है। मैचिंग कैसा बोल रहा है, तो क्या क्या दिया हुआ है, एक सूची में प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ग्रहों के नाम दिया हुआ है, और दूसरे में दिया हुआ है उनके उपग्रह। ठीक है, तो मरकरी वीनस के तो उपग्रह जैसा हमने बताया कि उनके दोनों के उपग्रह ही नहीं है। फिर जो तीसरा प्लैनेट हो जा रहा है, जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारा ग्रह है, वो हो जा रहा है आपका अर्थ, जिसके एक ही आपका उपग्रह है जिसका नाम आप जानते हैं, मून, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट आगे जो है मार्स, फिर जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें से अगर 4 प्लैनेट का नाम दिया हुआ है, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, और यहाँ पर दिया हुआ है सूची 2 में उपग्रह के नाम। ठीक है, तो इसमें तेथिस, डिमोस, यूरोपा और टाइटेनिया। ठीक है, तो अर्थ के बाद जैसे जो अगला प्लैनेट जो आपको पहला दिख रहा है यहाँ पर मंगल ग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, तो अगर आपको जैसे पहले का अगर पता चल रहा है कि ठीक है मंगल ग्रह का कौन सा उपग्रह है, उसका उपग्रह का क्या नाम हो जा रहा है, डेमोस, तो ठीक है एक का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये प्रश्न थोड़ी सरल हो जा रहा है आपके लिए कि ऑप्शन जो मतलब जो सूची 1 में ए जो दिया हुआ है उसका सही उत्तर क्या हो जा रहा है, डेमोस। अगर इसकी भी जानकारी है तो आपको आराम से इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ए का 2 डेमोस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए का 2। मंगल ग्रह का क्या हो जा रहा है, डेमोस। बृहस्पति का, जुपिटर का क्या हो जा रहा है, यूरोपा। शनि का हो जा रहा है तेथिस, और अरुण का हो जा रहा है, यूरेनस का हो जा रहा है टाइटेनिया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में अगेन प्लैनेट है और 2 में सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अर्थ की सैटेलाइट क्या हो जाती है, मून। ए का 4 हो जाएगा, इतना तो हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सरल हो जा रहा है, ए का 4। ठीक है, फिर बी का क्या हो जा रहा है, 3। शनि का क्या है, तो शनि और जुपिटर इनके जो उपग्रहों की संख्या है तो वो 100 के नज़दीक है, 100। ठीक है, तो सबके नाम नहीं हम जान सकते, लेकिन कुछ जैसे हमने बात किया कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो जुपिटर का था, है ना, गैनीमेड ही था। ठीक है, तो जुपिटर का बी का 3 हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ जानकारी से भी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 हो जा रहा है, शनि का हो जा रहा है टाइटन, और डी का हो जा रहा है 1, नेपच्यून का क्या हो जा रहा है, ट्राइटन, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अगेन लिस्टिंग है, 1 और 2 को मैच करना है। पहले में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं कि प्लैनेट, तो भाई प्लैनेट ग्रह में यूरेनस ग्रह का नाम है। सैटेलाइट, तो मून क्या है, एक सैटेलाइट है। फिर अगर हम बात करें जैसे धूमकेतु की, तो यहाँ पर अगर आप दो चीज की जानकारी है कि ए का क्या हो जा रहा है आपका 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब ए और डी में ही ऐसा आपको दिया गया हुआ है कि ए का 2 और बी का 1, बाकी जो बी और सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे आपके, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए और डी में आंसर है। ठीक है, अगला आप जैसे अब सुने होंगे, तो जैसे जो हेली है ना, ये किसका नाम हो जा रहा है, एक धूमकेतु का। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, 4।
तो अब यहाँ पर सी का 4 देखना आपको ए और डी में, तो सी का 4 किस में आ जा रहा है आपका ए में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है कि ये मैरिनर क्या है, तो भी आपको ये प्रश्न बन जा रहा है कि मैरिनर क्या हो जा रहा है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक कृत्रिम उपग्रह का नाम है मैरिनर। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 5 प्रश्न बचे हुए हैं, है ना। थोड़ी तेजी के साथ हमको करना रहेगा, ये मैंने शुरुआत से भी आपको बोला है, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी एक डिमांड होती है कि हमको तेजी के साथ प्रश्नों को समझना है ना। और समझने के साथ साथ मतलब पढ़ना है, तेजी के साथ समझना है और फिर उसका उत्तर देना है। चलिए तो तेजी के साथ पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न बोल रहा है, ओनली 2 प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, केवल 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस जो है ना अरुण, शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त इस प्रकार से। और दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि वाइल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपका स्टेटमेंट है, मतलब जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोल रहा है केवल एक, क्या केवल एक कथन सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है केवल 2 कथन बस सही है क्या। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन जो डी बोल रहा है, जो चौथा ऑप्शन है आपका, वो बोल रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जा रहा है ये जो दोनों आपके कथन दिए हुए हैं वो सही है। हमारे सौरमंडल में 2 ही ग्रह हैं, विनस और आपका यूरेनस, जो क्या कर रहे हैं आपको क्लॉकवाइज सन को रोटेट कर रहे हैं। बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे रोटेट हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन यहाँ पर लिस्टिंग है जिसमें आपको लॉन्गिट्यूड्स और कुछ डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, उसका लॉन्गिट्यूड का कुछ नाम दिया हुआ है और उनको क्या बोला जा रहा है। तो कुछ जैसे प्राइम मेरिडियन हो गया, है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे बोला जाता है, आर्कटिक सर्कल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिख रहा होगा, देशांतर और अक्षांश, है ना। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये इमेजनरी लाइन है। एक पृथ्वी पर हम जो पृथ्वी का जो एक जो हम एक मॉडल जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं उसमें ड्रॉ करते हैं, जिससे हम जो जगह है उसकी जानकारी हम ले पाएँ या उसकी जो पोजीशन है उसको हम बता पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम दो एक खड़ी लाइन और एक लेटी हुई लाइन को हम एक जो इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ग्लोब में, जिसे हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो किसको दर्शा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको दर्शा रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बता रहा है, आर्कटिक सर्कल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, खासकर अगर जब आप इनको अध्ययन करते हैं। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो आप देखेंगे कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जो कर्क रेखा है वो होकर के गुजर रही है। तो जो कर्क रेखा है वो कितने में हो रही है आपकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो B2। ठीक, तो B2 मीन्स आपका यहाँ पर आ जा रहा है बी ऑप्शन में, है ना। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों का हल किया जा सकता है। अगर 1-2, वैसे ये सारे सरल हैं और सारी की जानकारी वैसे आपके पास होनी चाहिए। और अगर नहीं है या किसी में आपको डाउट आ रहा है, संशय आ रहा है, तो आप 1-2 को भी अगर हमको अच्छे तरीके से याद है तो हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है वो क्या हो जा रही है आपकी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दर्शा रही है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, प्राइम मेरिडियन का। ठीक है, प्रधान मध्यान्ह रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमने जैसे बात कर ली, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो हो जा रही है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 180 अंश देशांतर वाली जो रेखा है उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक सर्कल, ठीक है, नॉर्थ पोल तरफ जो है, नॉर्थ पोल मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध तरफ जो 66 है ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शा रही है, वो लाइन किसको, उसका क्या नाम दिया गया है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो डी का 5 हो जा रहा है। और ई जो आपका आखिरी बच रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, वो 23.5 डिग्री लेकिन दक्षिणी अक्षांश। तो अब जो ये ई है वो किससे मैच करेगा, 4 से, तो यहाँ पर ई का 4। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें किसमें दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। तो हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, अब हमारी आकाशगंगा जो है वो मिल्की वे पे है ना। तो ये आपका
जो आपका उत्तर, उसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। तो जो ये लैटिट्यूड्स लाइन है, तो अगर 2 लैटिट्यूड मतलब कि अगर जो 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो कितने को दर्शा रही है, तो वो दर्शा रही है आपकी 111 किलोमीटर को। ठीक है, तो 111 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो अंक है वैसे तो जादुई आंकड़ा टाइप का है, 111, तो ये याद भी रहेगा। तो 111 किलोमीटर लगभग 1 डिग्री जो अक्षांश है वो 111 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर भी लिस्ट सूची दी हुई है, 2 सूची दी हुई है, कुछ उपनाम रखे गए हैं कुछ प्लैनेट्स के, जैसे हमने जो देवता के नाम से भी देखा एक प्रश्न, वैसे यहाँ पर दिख रहा है हरा ग्रह, वलय वाला ग्रह, लाल ग्रह और छिपा हुआ ग्रह किस ग्रह को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन प्लैनेट है ना, जैसे लाल ग्रह हो गया, तो शायद तक आप जानते होंगे कि जैसे जो मार्स है ना, जो हमारा मंगल ग्रह है वो लाल रंग का रहता है, तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये भी उपनाम दिया गया है, संज्ञा दी हुई है। तो आप देखिए सी लाल ग्रह, मंगल को जैसे हम बोलते हैं है ना, मंगल ग्रह को सी का 2 है ना, तो यहाँ पर वापस से आपको दिख रहा है कि 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी 1 और ए और डी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगला आपको कुछ चीज़ें और भी पता है ना, कि जो शनि ग्रह है वो भी काफ़ी जाना माना और पहचाना हुआ ग्रह बोल सकते हैं, उसको आप अलग से जान जाते हैं कि जिस ग्रह के चारों तरफ अगर कुछ इस प्रकार से रिंग बना हुआ है, वलय बना हुआ है, तो वो किसको दर्शाता है, आपको शनि को। तो बी का 4 यहाँ पर आपका, जैसे आपने 2 ऑप्शंस को तो डिलीट ही कर दिया था, ए और डी को, यहाँ पर हम थे कि सी का 2 हो जा रहा था ना, रेड प्लैनेट मार्स। अब आ रहे हैं अपन की जो रिंग वाला जो प्लैनेट है वो सैटर्न, बी का 4 हो जा रहा है, तो बी का 4 इन दोनों में भी किस में दिख रहा है आपको, बी और सी में। तो यहाँ पर हमको सी में दिख रहा है कि बी का 4 हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अब आपको पता चल जा रहा है कि जो हरा ग्रह है वो किसका उपनाम है, तो वो हो जा रहा है आपका यूरेनस का, अरुण का, और जो विल्ड प्लैनेट या छिपा हुआ जो ग्रह है वो क्या हो जा रहा है आपका, शुक्र का एक उपनाम है। तो हमने पहला प्रश्न जो चालू किया था शुक्र ग्रह के साथ, और ये जो आखिरी प्रश्न जो है वो भी शुक्र ग्रह के बारे में फिर से जानकारी दे रहा है। तो ये चौथी जानकारी हो जा रही है शुक्र ग्रह को लेकर के, कि शुक्र ग्रह को हम छिपा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न हो जा रहे हैं। अगला जो वीडियो रहेगा जो कल आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा, जो कि पृथ्वी रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और तेजी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।